हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, जो कि क्लास 10th में फिजिक्स में आपका सिलेबस है। इसको आज हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। इससे पहले हमने जो भी पढ़ाया है कि विद्युत धारा क्या है और आवेश क्या होते हैं, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ओम का नियम क्या है, धारा नियंत्रक क्या है, प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। उसको आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रतिरोधों का संयोजन है। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, यानी संयोजन मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। प्रतिरोध आप लोग जानते हैं कि किसी भी चालक का या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है, अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी चालक का या किसी भी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो इसी प्रतिरोध को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो मुख्य रूप से हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम, पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसकी जो अंग्रेजी होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, जिसकी अंग्रेजी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चलिए देखते हैं हम पहला श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन को हम क्या करते हैं, समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें क्या होता है, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो, समान हो, परंतु जो हमारे प्रतिरोध अलग अलग जो प्रतिरोध होते हैं उस पर उत्पन्न जो विभवांतर हो वो क्या हो, अलग अलग हो। यानी प्रवाहित होने वाली धारा I का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जो हमारा प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग विभवांतर जो उत्पन्न होता है उसका मान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी हम क्या करते हैं, परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, जिसको हम विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, का मान क्या होना चाहिए, समान हो। मतलब कोई हमारा एक क्या हो, सर्किट दिया गया है, विद्युत सर्किट, उसमें आपको एक प्रतिरोध लगाया गया यहाँ पे R1, फिर कुछ दूर पे एक दूसरा प्रतिरोध लगाया गया है R2 और एक तीसरा प्रतिरोध इस प्रकार से लगाया गया है R3। इस प्रकार से क्या है, हमारा एक विद्युत सर्किट आपको दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना क्या, श्रेणी क्रम। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी इस जो सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो क्या है, I है। और यह क्या है, पूरे परिपथ में इसका मान जो I का मान होगा वो समान होगा, तथा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के बीच भिन्न भिन्न विभवांतर हो। यानी जो हमारा यहाँ R1 पर विभवांतर होगा वो अलग होना चाहिए, कुछ दूसरा होना चाहिए, यानी V1 इसको मान लेते हैं। और दूसरा जो क्या है प्रतिरोध है, वहाँ पे उत्पन्न विभवांतर V2 जो है वो अलग होना चाहिए, और तीसरा जो है वो V3, ये भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। यानी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का मान क्या हो, समान हो, तथा अलग अलग विद्युत धारा I का मान समान रहे, तथा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के बीच, यानी यहाँ पे R1, R2, R3 क्या है, ये अलग अलग हमारे प्रतिरोध हैं, तो इनके बीच जो उत्पन्न विभवांतर हो वो क्या हो, अलग अलग हो, उनके बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इसके अगर हम क्या करें, बीजीय व्यंजक की बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा
अलग अलग प्रतिरोधों पे अलग अलग प्रतिरोधों ब्रैकेट में लिख लेंगे R1 R2 R3 पर उत्पन्न विभवांतर क्या है V1, V2, V3 पर उत्पन्न विभवांतर क्या है V1, V2, V3 है। तब इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है हमारा समान है, अलग अलग विभवांतर क्या है V1, V2, V3। तो हमारा जो टोटल विभवांतर मिलेगा वो क्या मिलेगा, तब कुल विभवांतर V इक्वल टू I R। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा इस सर्किट में उत्पन्न विभवांतर है वो क्या है V है, और टोटल प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है R है। तो यहाँ पे अब इसको हम मिटा के और भी लिख रहे हैं आगे। हाँ देखिए, जो कुल विभवांतर है वो आपका ओम के नियम से देखेंगे तो V इक्वल टू IR मिलेगा, और जो हमारा इस परिपथ में रेजिस्टेंस है वो क्या है अलग अलग दिया गया है। तो इन रेजिस्टेंसों का कुल टोटल अगर हम निकालें तो कुल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध को मान लेते हैं हम क्या है कैपिटल R, तो मिलेगा क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार से आपको जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको जोड़ सकते हैं R4 R5 तथा कुल विभवांतर V, टोटल विभवांतर क्या मान लेते हैं हम V, तो V इक्वल टू मिल जाएगा हमें V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम इन्हीं मानों को इस इक्वेशन में जो हमारा ओम का नियम है V इक्वल टू IR में क्या करते हैं रखते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा V के स्थान पे क्या रख देंगे, V इक्वल टू हमारा होता है V इक्वल टू क्या होता है IR, और V के स्थान पे हमें क्या मिला है V1 प्लस V2 प्लस V3 और IR। यहाँ पे हमें क्या मिला है R का मान ये हो जाएगा और V का मान ये है। तो आप लोग जानते हैं कि V का मान ये जो है इसी मान को क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे ओम वाले नियम में। तो यहाँ पे मिल जाएगा IR इक्वल टू IR, ये मिल जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम R और जो V का मान है उसको यहाँ पे क्या करते हैं हम रख देते हैं। यहाँ से V इक्वल टू IR जो है यहाँ पे क्या करेंगे V इक्वल टू I हमें ऑलरेडी दिया गया है, R का मान हमें मिला है R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे मिला है IR। I से I क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो R का जो मान मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यही हमारा क्या है श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन का क्या है बीजीय रूप है। यानी ये हमारा क्या है फार्मूला है। आपको यदि आपको इक्वेशन में कोई चित्र बना के दे देगा, यहाँ पे कुछ 2 ओम का, यहाँ पे 3 ओम का, यहाँ पे 5 ओम का, इस प्रकार से आपको प्रतिरोध दिया रहेगा। उसमें आपको बताना रहेगा कि इस परिपथ में उत्पन्न टोटल प्रतिरोध क्या है। तो क्या करेंगे, आपको इसे सभी प्रतिरोधों को सिंपली क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये मिल जाएगा श्रेणी क्रम के संयोजन का। अब चलिए देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। चलिए अब हम देखते हैं समांतर क्रम क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन, जिसकी अंग्रेजी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है
अलग अलग हो, लेकिन उसमें जो विभवांतर होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है हमारा समान होता है। यानी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो समान रहे, वो क्या कहलाता है हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसको यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर क्या हो समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसका हम क्या बनाते हैं, आपको सर्किट बना के बता रहे हैं कि मान लीजिए आपको एक सर्किट इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया गया है R1, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाया गया है R2 और यहाँ पे इस प्रकार से एक प्रतिरोध लगाया गया है R3। इस प्रकार से प्रतिरोध, इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या है, मान लीजिए I, टोटल धारा जो क्या है I है। लेकिन ये क्या होता है, इसमें जो जहां पर प्रत्येक प्रतिरोध होता है तो यहाँ पे प्रत्येक भाग में प्रत्येक वायर में क्या होता है, इसमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाता है अलग अलग होता है। यानी इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो अलग होगी, इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी वो अलग होगी और इसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी अलग होगी। लेकिन जो यहाँ पे विभवांतर होगा वो सभी में क्या होगा समान ही होगा। यानी प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो ही होगा और धारा क्या होगी वो अलग अलग होगी I1 I2 I3। तो इस प्रकार का जो हमारा संयोजन होता है प्रतिरोधों का उसे हम क्या बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना परिपथ में धारा I अलग अलग भागों में क्रमशः I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है, तब परिपथ में प्रवाहित तुल्य धारा या कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी अगर यहाँ पे एक और जोड़ दे रेजिस्टेंस तो 4 हो जाएगा, I1, I2 और I3। ये हमारी क्या अलग अलग धाराएं हैं और इसमें जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो क्या होगा आपका समान ही होगा। तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू IR। तो यहां से अगर I का मान निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमें V अपान R, ये हो जाएगा हमारा V अपान R। तो अगर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, क्या है कि हमारा R1 रेजिस्टेंस पे धारा क्या है I1 है, तब यहां पे लिखेंगे माना R1 रेजिस्टेंस प्रतिरोध पर धारा I1 है, तब I इक्वल टू क्या मिल जाएगा V अपान
R1 और इसी प्रकार अगर हम देखें कि हमारा जो I2 क्या है, R2 प्रतिरोध पे जो धारा क्या है I2 है, तो यहां पे हमें मिल जाएगा I2, ये क्या है I1 है, I2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा V/R2 और I3 इक्वल टू हमें मिल जाएगा V/R3। V का मान क्या है, प्रत्येक जगह पे प्रत्येक प्रतिरोध पे क्या है हमारा समान है, परंतु यहाँ पे धारा क्या है अलग अलग है। तो हमें यदि मान लेते हैं कि R1 धारा पे क्या है, R1 प्रतिरोध पे जो धारा है वो I1 है, तो यहाँ से हमें प्रतिरोध धारा का मान क्या मिल जाएगा I1 इक्वल टू V/R1, तथा R2 पे प्रतिरोध I2 है तो I2 इक्वल टू V/R2, तथा R3 पे प्रतिरोध I3 है तो I3 इक्वल टू V/R3। इसी मान को हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, यानी यहां से हमें टोटल धारा मिल जाएगा। यहां से हमें क्या मिलेगा, टोटल धारा। तो इसको हम लिखते हैं आगे, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर से। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं हम, I1 I2 और I3 के मान को क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस मान में रख देंगे। तो I इक्वल टू आप जानते हैं उनके नियम से क्या होता है, I इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से हम क्या करेंगे, V सभी में कॉमन है तो V क्या कर देंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा V/R इक्वल टू V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यह हमें मिलेगा। यहाँ से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोधों के समांतर क्रम का बीजीय रूप हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। यानी आपको कोई इस प्रकार से आपको एक सर्किट दिया गया, उसमें अलग अलग प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उसका जो हमें उसमें जो टोटल प्रतिरोध मिलेगा वो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी फार्मूले का यूज करके हम टोटल प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। अब चलिए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक कि अगला टॉपिक क्या है। चलिए अब देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, कि जो विद्युत धारा होता है उसके द्वारा हम टेम्परेचर यानी ताप को कैसे उत्पन्न करते हैं, यही क्या होता है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। तो अगर इसकी हम किताबी परिभाषा की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी चालक में जब क्या होती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए हमारा क्या कोई चालक है, यानी लोहे की छड़ है या कॉपर की छड़ है, कोई भी मान सकते हैं, ये क्या है हमारा एक चालक है, चालक पदार्थ। तो क्या करते हैं, जब इसमें हम धारा यानी करंट को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसमें हम करंट को प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में इसके अंदर क्या करता है, गति करता है। परंतु इस चालक में क्या होता है, इसमें कुछ प्रतिरोध भी होता है जो क्या करता है, इस विद्युत करंट के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, यानी रोकने का प्रयास करता है। वो क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो ये प्रतिरोध जो होते हैं, यानी इस चालक के कुछ कण ऐसे होते हैं जो इस धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। पूरी तरह से नहीं रोकते हैं, अगर पूरी तरह से रोकेंगे तो वो पदार्थ हमारा कुचालक हो जाएगा, लेकिन वो रोकने का प्रयास करते हैं। यानी जब ये रोकने का प्रयास करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन कणों से क्या करते हैं, अणुओं से टकराते हैं। तो जब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अणुओं से, पदार्थ के अणुओं से टकराते हैं तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज क्या करेंगे, बार बार आप ठोकेंगे या टकराएंगे या रगड़ेंगे तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार इस चालक में भी धीरे धीरे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो ये पूरा हमारा ये चालक पदार्थ होता है, ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये इसी घटना को क्या कहते हैं, हम ऊष्मा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी यदि किसी चालक पदार्थ में
क्या करते हैं, जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो उस पदार्थ के क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं या रोकते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ के अणुओं से टकराते हैं और टकराने के कारण उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे पदार्थ क्या हो जाता है, हमारा गर्म हो जाता है। यही घटना क्या कहलाती है, ऊष्मा का तापीय प्रभाव कहलाती है। ऊष्मा का तो तापीय प्रभाव का जो हमारा फार्मूला होता है वो ऊर्जा इक्वल टू होता है हमारा शक्ति, एनर्जी इक्वल टू शक्ति इंटू टाइम, यानी ऊर्जा का जो मान होता है वो शक्ति गुणे समय के बराबर होता है। ऊर्जा को हम एच से डिनोट करते हैं, यानी हीट, ऊष्मा, शक्ति को P से और समय को T से। यहाँ से एक स्टेप और आगे जाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा P इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जानते हैं, P इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू शक्ति इक्वल टू क्या होता है, विभवांतरी गुणे धारा। तो यहाँ से हमें मिलेगा VI इंटू T। और एक चीज आप लोग जानते हैं, V इक्वल टू होता है IR, ये क्या ओम का नियम है। तो इस मान को भी अगर यहाँ पे रखेंगे IRI इंटू T, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा H इक्वल टू I स्क्वायर RT। यही क्या है, हमारा ऊष्मा का तापीय प्रभाव का फार्मूला। इसी का यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जूल का तापीय नियम भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, जूल का तापीय नियम भी कहते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो क्या होती है, उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। पहला क्या है कि चालक में उत्पन्न, जूल का जो नियम है तापीय नियम, उसमें क्या है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। पहला नियम ये हो गया हमारा कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के, यानी प्रवाहित धारा आई है तो इसके वर्ग के समानुपाती है। दूसरा नियम क्या है कि उसके प्रतिरोध के, यानी उस चालक पदार्थ के प्रतिरोध के भी समानुपाती होती है। दूसरा क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और तीसरा जो है वो क्या है कि वो जो हमारा उसमें उस धारा के प्रवाहित होने का जो समय है उसके भी समानुपाती, यानी समय के भी समानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है। ये हमारा क्या है, जूल का तापीय नियम है। और आपको जो सिलेबस में आपके वो यहीं तक है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। इसका जो हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है वो यही होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो घर में इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के नियम पर ही कार्य करते हैं। यानी जब उसमें क्या करते हैं हम, प्रतिरोध यानी धारा, जब क्या करते हैं उसमें हम उस कॉइल में, जो हमारा विद्युत हीटर का कॉइल होता है, तो ये क्या होता है, एक बहुत ही उच्च प्रतिरोध वाला चालक होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करता है, इस धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। और जिसके कारण क्या होते हैं, जो हमारा हीटर का वायर होता है उसके जो कण होते हैं उस प्रतिरोध को, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, जिससे उसमें क्या होती है, धीरे धीरे वो ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। और ये क्या होता है, कॉइल धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इसी कॉइल का उपयोग हम लोग देखते हैं किसमें करते हैं, जो हम कपड़ा प्रेस करने के लिए जो इस्त्री का प्रयोग करते हैं उसमें भी यही प्रभाव आपका कार्य करता है। ये हो गया हमारा व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है और इसको हम जान लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी किसी भी परिपथ में क्या होता है, विद्युत धारा की क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको आप यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। किसी भी
विद्युत धारा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात P इक्वल टू क्या मिलेगा? V इंटू आई। पावर जो होता है वो क्या होता है? विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। और जो इसका मात्रक होता है या SI मात्रक, वो हमारा होता है वाट। क्या होता है? वाट। ये हमारा क्या हो गया? इसका मात्रक होगा। और जो बड़े मात्रक होते हैं वो होते हैं हमारे किलोवाट, मेगावाट। ये सब क्या है? हमारे इसी पावर के बड़े मात्रक होते हैं। और जो हमारा 1 किलोवाट का मान होता है, 1 किलोवाट का मान जो होता है वो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। जो 1 किलोवाट का मान होता है वो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। और इसके अलावा एक और फार्मूला है जिसका उपयोग क्या है आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा करना है कि किलोवाट यूनिट। कि मान लीजिए कोई आपको उसमें दिया रहेगा कि इतने वाट का बल्ब है, इतना समय तक आप उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, यानी उसको चला रहे हैं, तो आपको कितनी यूनिट बिजली क्या हो रही है? खर्च हो रही है। इस फार्मूले का यूज आपको कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा रहता है और आपके सिलेबस में भी इस फार्मूले का यूज किया गया है। तो उसको भी आप जान लीजिए कि किलोवाट यूनिट बराबर जो होता है हमारा किलोवाट यूनिट इक्वल टू किलोवाट हावर यूनिट। किलोवाट हावर यूनिट इक्वल टू होता हमारा वोल्ट। वोल्ट यानी जो विभवांतर है गुणे कि कितने वोल्ट का आपका जो वो विद्युत यंत्र है वो कितने वोल्ट का है। और इसके अलावा एम्पियर यानी उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और कितने घंटे यानी वो कितने घंटे चल रहा है बटे 1000। इस फार्मूले का यूज करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी 220 वोल्ट का एक बल्ब है जिसमें प्रवाहित धारा का मान आपको 10 ओम 15 ओम जो भी दिया गया हो, वो क्या है 1 घंटे 2 घंटे 10 एम्पियर 12 एम्पियर जो भी धारा उसमें प्रवाहित हो रही हो और वो 1 घंटे तक क्या हो रहा है वो बल्ब चल रहा है, तो उसमें कितना यूनिट खर्च होगा बिजली। तो इस फार्मूले के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक रूप और होता है क्या? P इंटू आवर, P नहीं वोल्ट। इसका एक अन्य रूप होता है क्या? वाट इंटू हावर बटे 1000। ये दोनों क्या हैं आपके बेसिक फार्मूले हैं। इतना आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।